स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। 370 पर यानी धारा 370 पर एससी में आज भी सुनवाई। 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में दी गई थी दलील आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आज 35 को लेकर सुनवात है। जिस तरीके से क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है कि आज इतने सालों के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन उठाई है। उम्मीद करते हैं कि ये सुनेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जस्टिस देंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया दस्तूर साज असेंबली का उठाया गया, खासतौर से कहा गया कि उस असेंबली के बगैर ये इसको हटाया नहीं जा सकता था। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस वक्त कोई भी इस पे बात करना गलत होगा। इतना ही काफी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, अब इनका इंतजार करेंगे। सर, एक खबर मिली है कि अलायंस एक और नया बनने जा रहा है जो बिना कांग्रेस और बिना पीडीपी के होगा। ये कैसा अलायंस होगा? कोई पता नहीं। सर, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं सर के बहुत फायदा हुआ है, तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर के। जनाब, हाँ सर, किस तरक्की आपको लग रही है कि हुई है 370 और 35 से हटने के बाद? मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया, आप खुद देख लीजिए। मेरे जबान से मत कुछ पूछिए। चलिए छोड़िए, आप मुझे मेहरबानी करके जाने दीजिए। सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज बजाते खुद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो फैसला लेगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। तो धारा 370 को निरस्त किए जाने के मामले में इसको लेकर जो इसके खिलाफ यानी निरस्त किए जाने के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज फिर इस पर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में इसी बात को लेकर जो याचिकाएं हैं उनके वकील यही दलील दे रहे हैं कि धारा 370 को जो हटाए जाने का तरीका था वो संवैधानिक नहीं था। संविधान के मूल्यों से विपरीत जाकर इस धारा को निरस्त किया गया है। इसी को लेकर दलील दी जा रही है, इसी को लेकर जिरह हो रही है। तो आज भी आज इसको लेकर जिरह होगी और ऐसा समझा जा रहा है कि कपिल सिब्बल जो अकबर लोन की याचिका की पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आज भी अपनी दलीलों को जारी रखेंगे और उसके बाद फिर और दूसरे जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो पैरोकार है, जो वकील है, वो अपनी बातें या अपनी दलील कोर्ट में पेश करेंगे। तो इसको लेकर आ चुकी है। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और इस मामले से जम्मू कश्मीर की सियासत का कितना लगाव और जुड़ाव है कि जब पहला दिन था समाअत का तो उस दिन जो उमर अब्दुल्ला खुद इस सुप्रीम कोर्ट परिसर में देखे गए थे, वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से भरोसा है और आज भी जब फिर से समाअत होनी है तो आज फारूक अब्दुल्ला जो है आज दिल्ली में है और वो सुप्रीम कोर्ट परिसर के इर्द गिर्द उन्होंने मीडिया से बात भी की। हालांकि उन्होंने इस पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि हमें उम्मीद है और हमारा पक्ष मजबूत है। उसके आगे उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया है, यही अपने आप में एक मंजिल तय करना जैसा है। जहां तक बात कामयाबी को लेकर हो रही थी, तो आज ये देखा जाएगा कि क्या कपिल सिब्बल अपनी जो अकबर लोन की पैरवी पर की याचिका पर जो पैरवी कर रहे हैं, क्या वो अपनी दलील आज पूरी कर लेंगे। चूंकि अकबर लोन भी जो है वो एनसी की तरफ से ही उन्होंने ये अर्जी दी थी और कई और अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में हैं। इनमें कई पॉलिटिकल पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से अर्जियां दी गई हैं, कुछ अर्जियां कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से दी गई हैं। तो कुल मिलाकर इन अर्जियों पर समाअत का सिलसिला शुरू हो चुका है और 5 जजों की जो आईनी बेंच है, जो संवैधानिक पीठ है, वो इस मामले की समाअत कर रही है और खुद इस पीठ की जो अगुवाई है वो कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। सुशील, क्या समाअत शुरू हो चुकी है या अभी थोड़ा वक्त है? और मैंने आपसे पूछा था कि क्या कौन से बड़े चेहरे आज दिख सकते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला तो दिख गए, और कौन है? ये कौन है?
तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम फिर संपर्क करें ताकि हम आपको इस मामले की और ज्यादा और ताज़ा जानकारी दे पाएं। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला आपको नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और ये जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला भी हैं। तो फारूक अब्दुल्ला भी आज अपने इस मौक़िफ़ को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए पहुंचे हैं। सुशील, मेरा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत में अब कितनी देर और है, क्या समाअत शुरू हो चुकी है? और मैंने सवाल आपसे ये किया था इससे पहले कि कौन कौन से बड़े चेहरे आज दिख सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला तो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम दिखा भी रहे दर्शकों को, इसके अलावा और कौन है? जी देखिए, फारूक अब्दुल्ला फिलहाल इस पूरे मामले में आज सुनवाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 10:30 बजे समय होता है सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ के बैठने का। अमूमन सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे बैठ जाती है, तो 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। एनसी से संबंधित कई बड़े नेता हैं जो फिलहाल पहुंचे हैं। डोगरा जो नेता हैं वो भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चूंकि संसद भी चल रही है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ चल रही है 370 को लेकर, उससे संबंधित मामले की सुनवाई के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। एनसी से संबंधित कई बड़े नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ। साफ तौर से फारूक अब्दुल्ला, जैसा आप दिखा भी रहे थे, कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा है। इस पूरे मामले में तमाम जो कानूनी और संवैधानिक दलीलें फिलहाल कोर्ट में दी जा रही हैं, उसका फिलहाल आज वो हिस्सा होंगे। आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस संविधान पीठ की सुनवाई में हिस्सा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 370 की वैधानिकता को जो चुनौती दी गई है, उसमें तमाम दलीलें रखी जा रही हैं कि किस तरह केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लेकर आर्टिकल 370 हटाया गया। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के पीछे वजह क्या रही? क्या संविधान के तहत ही केंद्र सरकार ने इस पूरे आर्टिकल 370 को हटाया है? ये तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट में रखी जाएंगी। कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं जो अकबर लोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संभवतः आज उनकी तरफ से दलीलें पूरी भी कर ली जाएं, क्योंकि लगातार 2 दिन से उन्हीं की ही दलीलें चल रही थी। 10 घंटे का समय था, तो दोपहर तक आज हो सकता है कपिल सिब्बल अपनी दलीलें पूरी कर लें। चीफ जस्टिस की तरफ से बार बार आर्टिकल 370 से संबंधित संसद के उन अधिकारों को लेकर बार बार सवाल भी किए जा रहे हैं कि कहां तक सरकार जो है, यानी कि संसद, इस मामले में इंटरवीन कर सकता है, जिसका फिलहाल जवाब कपिल सिब्बल दे रहे हैं। तो 10:30 बजे 5 जजों की संविधान पीठ दोबारा बैठेगी और तब कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें दोबारा शुरू की जाएंगी। जी सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब समाअत शुरू होगी। जैसे सुशील ने बताया कि 10:30 बजे का वो वक्त है जब समाअत जो है इसकी बाकायदा उसका आगाज़ होता है, समाअत शुरू होती है। संविधान पीठ अमूमन 10:30 बजे से समाअत शुरू करती है। तो आज ये समाअत कितनी अपने आप में अहम है, इसकी एक मिसाल आप ये समझ लीजिए कि आप जो तस्वीर पर इस वक्त देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला खुद आज सुप्रीम कोर्ट कैंपस में नजर आए। इससे ये जाहिर होता है कि चूंकि ये एहसास कराना है कि हमारा जो पिटीशन है, हमारी जो अर्जी है, अकबर लोन की पार्टी से हैं जिन्होंने एनसी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये अर्जी कोर्ट में दी थी और कोर्ट में उनकी पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं। तो ये कितना अहम है और सियासी जमातों का इससे कितना लड़ाव है, इससे कितना जुड़ाव है और लगाव है, ये सब कुछ जाहिर करना एक मकसद हो सकता है। जब पहला दिन था समाअत का तब उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और आज फारूक अब्दुल्ला मौजूद है। उन्होंने हालांकि ज़्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उन्हें जो है अपनी अर्जी जो इसलिए दी है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। ये अपने आप में एक कामयाबी से कम नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चलता जरूर होते हैं। जल शक्ति विभाग को 320 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन। एक और अहम खबर बद्दी से, जहां हांडा खुंडी में माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल और मानपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। खनन में लगे 1 जेसीबी और 2 टिप्पर किया जब्त। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जला। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी। पुलिस ने आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां की बरामद। सावन का 5वां सोमवार आज, ऐसे में शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। श्रावण माह के चौथे सोमवार को लोगों की भीड़। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहाँ प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी।
कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। आग के चलते इमारत की मंजिल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप। कहा, एम्स में समानांतर सरकार चल रही है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। नीलकंठ गंजू हत्याकांड, SIA ने मामले की जांच में मांगी मदद। जनता से मांगी मदद, गुप्त रखी जाएगी बताने वाले की पहचान। 1989 में हुई थी हत्या, तो ये काफी पुराना मामला है और इस मामले के फिर से तफ्तीश होगी। नीलकंठ गंजू हत्याकांड, SIA ने मामले की जांच में मदद मांगी है। जनता से मांगी गई है मदद। ये कहा गया है कि जिसके पास भी जो जानकारी इस मामले से जुड़ी हो वो आगे आए, जो जानकारी दे, उनकी पहचान को, उनकी शनाख्त को गोपनीय रखा जाएगा, खुफिया रखा जाएगा। जनता से मदद मांगी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग भी इस बारे में बताएंगे उन्हें कुछ इनाम भी दिया जा सकता है। 1989 में ये हत्या हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ इसी विषय पर और बातचीत करने की जुड़ चुके हैं हमारे साथ आशुतोष टापलू, जो चेयरमैन हैं टीकालाल टापलू फाउंडेशन के। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप, मुझे लगता है मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है, अगर कुछ ऊंच नीच हो तो माफ़ कीजिएगा। और मुझे ये बताइए कि ये कितना बड़ा और कितना अहम ये विषय है, चूँकि इतने लंबे अरसे के बाद फिर से इस मामले की तफ्तीश होगी, कितनी उम्मीदें जगती हैं इससे? देखिए, नमस्कार सब लोगों को, दर्शकों को जी। ये जो आज नीलकंठ गंजू जी का जो सरकार ने अब 33 वर्षों के बाद ये सोचा है कि इनकी प्रोब होनी चाहिए, इनकी हत्या की, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि इस चीज को 33 वर्ष हो गए। नीलकंठ गंजू जी एक हमारे समाज के बहुत एक नॉमिनेटेड व्यक्ति थे। उनका कसूर केवल इतना ही था जी कि वो एक सेशन जज थे और उन्होंने मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट है उसको फांसी की सजा दी जी। ये उनका कसूर था क्या? और 33 वर्ष देश की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार खामोश रही। एक ऐसे जज की हत्या जो उनके कोर्ट परमिसेस के बाहर ही हुई, हरी सिंह स्ट्रीट में, और इतने बड़े जज की भी जो हत्या हुई उसके बारे में भी अगर सरकार खामोश बैठी है, ना उसके बारे में उनके कातिलों को पकड़ा गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जी। लेकिन अब मेरा सवाल वही था कि अब चूंकि दोबारा SIA ने इस केस को लिया है और दोबारा से तफ्तीश की जाएगी, बल्कि इस बारे में ये अपील भी की गई है, बाकायदा ईमेल ID जो है वो जारी की गई है, कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया गया है कि आप में से किसी के पास भी अगर इस केस से जुड़ी कोई जानकारी है और आप शेयर करें, आप आगे और शेयर करें, और इसके लिए आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, जाहिर नहीं होगा कि किसने क्या कहा है। तो क्या इस पहल को अब आप कैसे देखते हैं? ठीक है, मामला पुराना हो गया, आपने उसके बारे में दुख का इजहार भी कर दिया, लेकिन अब जब ये मामला फिर से सामने है तो इस पहल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूं ये कि ईमेल या ये सब चीजें खोलने की आवश्यकता ही क्यों है? सबको मालूम है कि उनकी हत्या किसने करी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने इनकी हत्या कर दी। अब इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी भारत सरकार या जम्मू कश्मीर सरकार को क्या चाहिए? सबको मालूम है इसमें इन्वॉल्व थे यासीन मलिक जी,
बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बाकी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें क्या खुफिया और इसके बारे और क्या जानकारी चाहिए पब्लिक से? ये ओपन पब्लिक है, उनको मारा गया सड़क पर, किसने मारा ये पता है सरकार को। तो ये आपका क्या चाहती है सरकार? ये आपका पक्ष है, आप बिल्कुल आप इसके तहत एक संवेदना है इसलिए आप ये बातें कह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया में अब गवाही, सबूत, कई तरह की चीजें सामने होती हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है जो ये पहल है कि कोई जिसके पास इसकी जानकारी है वो चाहे तो आगे आए, बल्कि उसके लिए उसे एक तरह से उसको कहा जा रहा है कि आप आगे आए और बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी? नहीं, किस चीज की जानकारी चाहिए सरकार को? जब उनकी हत्या हुई वहां पे 400-500 लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो तो सामने आएंगे नहीं। कश्मीरी पंडित तो वहां पे कोई खड़ा ही नहीं था जिस समय उनकी हत्या हुई। वो कैसे साबित करेगा कि भैया उनकी हत्या करी? लेकिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने तो ये एक्सेप्ट किया है। आप अगर उन दिनों के 1989 के समाचार पत्र आप देखोगे, पढ़ोगे उनमें, उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने तो एक्सेप्ट किया जी हमने इनकी हत्या कर दी क्योंकि इन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी। तो इसमें आप और क्या सबूत चाहिए इनको, क्या प्रूफ चाहिए इनको? ये समझ से बाहर है हमारे। जी, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कश्मीरी पंडितों को कि ये सिर्फ एक तरीके से हमें सिर्फ वो कहते हैं ना टॉफी का एक टुकड़ा सामने रखने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ सरकार कर रही है, कुछ ना कुछ कानून कर रहा है, लेकिन कानून कुछ भी नहीं कर रहा है कश्मीरी पंडितों हत्या के लिए। एक इतने बड़े जज जिनकी हत्या 1989 में की गई और उन्होंने जजमेंट दी कब थी? 1968। कितने वर्ष, 16-17 वर्ष बाद तो पहले मकबूल भट्ट को फांसी हुई। उसके बाद 33 वर्ष बाद, मतलब इतने वर्षों के बाद, 20-22 साल बाद उस समय गंजू साहब की हत्या की जाती है। अगर उनका कसूर यही था कि उन्होंने एक जजमेंट दिया था एक मकबूल भट्ट के बारे में जिन्होंने एक हत्या करी थी, अगर ये जजमेंट कश्मीरी पंडित जज ने नहीं दिया होता, किसी और दूसरे समुदाय के जज ने दिया होता, क्या उनकी भी हत्या ऐसी की जाती? बिल्कुल नहीं की जाती। गंजू साहब की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित थे, हमारे समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 33 वर्ष बाद भी अब सरकार कह रही जी सबूत लाइए। कहां से सबूत लाइए? हमारा तो दुर्भाग्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बहुत वर्ष हो चुके हैं, अब सबूत नहीं मिलेंगे। जबकि 1984 के सिख दंगे जो 89 से पहले हो चुके थे उनके सबूत जुटा रही है, उनकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ। हम क्या कह सकते हैं? दो बातें हैं, एक तो ये कि देखिए एसआईए ने मामले की जांच में मदद मांगी है और ये भी बताया कि पहचान गुप्त रखी जाएगी, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा कि सरकार जो है बिल्कुल एक तरह से वो आपने जैसा कहा कि एक टॉफी दिखा के या लॉलीपॉप जैसा दिखाने का कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरकार ऐसा क्यों करेगी? वो उसे क्या जरूरत है लॉलीपॉप दिखाने की? सर आप समझिए, लॉलीपॉप ही नहीं है तो और क्या है? कश्मीरी पंडित का सबसे बड़ा कसूर यह है कि हमने पत्थर नहीं उठाए, हमने सड़कें जाम नहीं करी, हमने लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, हमने धरनाएं नहीं दी। कश्मीरी पंडित कौम जो है ये शांतिपूर्वक कौम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही गलतियां हमारे साथ हुई, इसलिए सरकार हमारी सुनती नहीं है। अगर हमने लाल चौक को बंद कर दिया होता, हमने गाड़ियां जलाई होती, हमने पत्थर फेंके होते, शायद ये सरकार उस समय जाग जाती। क्योंकि हम ये शांति प्रिय कौम है हमारी, इसलिए हमने ये नहीं किया। शायद यही एक कारण है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो फिर क्या आप ये भी मानेंगे कि कम से कम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं अपनी बात को रखने का, अपने अधिकारों के लिए एक तरह से दबाव बनाने का, क्या उसमें भी आप लोग पीछे रह गए? नहीं, पीछे क्या रह गए? हम क्या करते? हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग हाई कोर्ट गए, हमने कानूनी प्रतिक्रिया को पूरा हमने अपनाया। इस देश के जो भी कानून है उसके तहत हम लोगों ने इसमें फाइट की। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है आप सरकार के पास जाइए, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। फिर हमारे पास और कोई तरीका है तो है, और क्या है? ये गंजू साहब की जो आज ये प्रोब शुरू हुई है, आप देखिएगा इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कौन से लोग ऐसे हैं जो लोग वहां पे ये बता दे कि हमारे सामने हत्या हुई? कोई नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वो समुदाय जो है
उनका थोड़ा लगाव है वहाँ के आतंकवादियों के साथ, अब थोड़ा शायद कम हो गया होगा। कश्मीरी समुदाय का कोई भी व्यक्ति उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो किस चीज की वो हमसे मांग रहे हैं कि सबूत दीजिए कि आप लोगों ने वहाँ पे देखा इस चीज, इनकी हत्या होते हुए? नहीं कह सकते। मैं फिर यही पूछूंगा कि ये मामला, मान लीजिए कि एसआईए ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की ही नहीं होती, तब भी शायद कहीं ना कहीं से ये बात सामने आती कि ऐसे मामलों को उठाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं फिर से उसकी तफ्तीश हो रही है, क्यों ना फिर से केस जो है वो खोला जा रहा है। लेकिन अब जबकि एक कदम बढ़ गया है, केस खुल चुका है या इस पर तफ्तीश होगी, तो इसमें इतना आप मायूस क्यों हो रहे हैं, निराशा क्यों है? देखिए, निराशा इसलिए हो रहे हैं, इसकी जगह अगर ये सरकार ये कहती, ये मानती कि जिस समय उनकी हत्या हुई जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने उनको मारा है, ये न्यूज़पेपर में आया, उन्होंने ओपनली सब मीडिया में बताया इस बात को, और उनकी हत्या में जो इन्वॉल्वमेंट है उनको सबको मालूम है। यासीन मलिक, बिटा कराटे जैसे लोग इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा सबूत उनको क्या चाहिए? मिस्टर, देखिए मुझे लगता है आप इस बात को समझते हैं। एक नहीं, कई बार कई समातों के दरमियान अलग अलग कोर्ट ने ये बात को कहा है कि मीडिया ट्रायल इज नॉट अ कोर्ट ट्रायल। मीडिया में जो कुछ हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल के बेस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। वो एक सहायक की भूमिका अदा कर सकता है, तथ्यों को समझने में, परखने में, या सबूतों के जो है वो पुख्ता तौर पर सामने आने में। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको नहीं लगता कि इस समुदाय के लिए भी, जैसा आप इस बात को कह रहे हैं, एक सुनहरी मौका है, देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ कदम आगे बढ़ाइए, कुछ आगे बढ़िए, क्या किया जा सकता है, स्कोप क्या नजर आ रहा है? आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति बिटा कराटे पूरे कोर्ट के मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने 20 कश्मीरी पंडितों को मार दिया, क्या ये सबूत नहीं है? वो खुद कन्फेस करता है, जी हाँ जी मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा। उसके बाद भी वो फ्रीली अपना हमारे जम्मू कश्मीर में घूम रहा है, शादियां कर रहा है, आराम से घूम रहा है। अब आप, ये जो सरकार है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये कश्मीरी पंडितों से क्या चाहती है? मैंने आपसे पहले भी कहा, कश्मीरी समुदाय का कोई भी व्यक्ति उस समय जब उनकी हत्या हुई वहां पे खड़ा नहीं था, उसने नहीं देखा। अब जिस समुदाय ने उनकी हत्या होते हुए देखा वो सामने आएंगे ही नहीं। तो फिर कैसे आप साबित करोगे इस चीज को? चलिए, ये तो जांच एजेंसियों के ऊपर भी हमें भरोसा करना चाहिए, वो भी अपना काम करेंगी इस बारे में, कैसे वो जांच इकट्ठा करें। लेकिन उन्होंने अपील की है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लगता है, अगर आप ये कहते हैं कि एक तरह से ये लॉलीपॉप है, तो सरकार लॉलीपॉप दिखाना क्यों चाहती है? आप ये कह रहे हैं कि कई बीच बीच में ऐसी चीजें आती है, फिर उसका कुछ वो हल नहीं होता, नतीजे तक नहीं पहुंचती। सर आप मुझे बताइए, 33 वर्ष कम नहीं होते हैं। पिछले कंटिन्यूस 33 वर्षों से हम चिल्ला के कह रहे हैं कि जितने भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, आप उनके बारे में ज़रा कोर्ट सोचे समझे और उनके बारे में ज़रा छानबीन किया जाए। यहाँ तो कई कश्मीरी पंडित, मैं आपको अपनी बात करता हूँ, पंडित टिकालाल टपलू जो इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, हाई कोर्ट के इतने बड़े वकील थे, कश्मीरी पंडित समाज के एक नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी एफआईआर नहीं है मेरे पास, उनकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, फिर भी आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समाज क्या करे, क्या सोचता है? जब पंडित टिकालाल टपलू की डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी कोई एफआईआर नहीं हुई है। इसी तरह से कई कश्मीरी पंडित जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनका कोई उन्होंने एफआईआर भी नहीं लिखी उस समय जम्मू कश्मीर सरकार ने। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या साबित करना चाहते हैं। हमारे प्रेमी जी की हत्या कर दी गई, उनका तो एफआईआर भी है, क्या हुआ पिछले 33 वर्षों में? जम्मू हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख पे तारीख मिली जा रही है। ये मैं बिल्कुल ये समझता हूं, अब हम कश्मीरी समुदाय को, मैंने आपसे दोबारा बोल रहा हूं, हमारी गलती केवल एक ही है, हमने पत्थर नहीं उठाए, हमने जाम नहीं करी सड़कें ताकि सरकार सुनती। सर मेरा सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है, उसका जवाब मुझे लगता है मुझे नहीं मिल पाया। मेरा सवाल ये है कि आपने अगर ये कहा कि ये एक लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप के पीछे मजबूरी क्या है? क्यों लॉलीपॉप दिखाया जाता है या दिखाया जा रहा है आपके शब्दों में?
मेरे शब्दों में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार शायद किसी भी एक कोने में ये साबित करने की कोशिश कर रही है भी हमें कश्मीरी देखिए, एक कश्मीरी पंडित एक समुदाय है, 7-8 लाख लोगों का एक समुदाय है। कोई एक हर पूरे विश्व में कश्मीरी पंडितों की बात की जाती है, तो कुछ ना कुछ तो सरकार को कश्मीरी पंडितों को एक वो कहते हैं ना आश्वासन देने के लिए किसी कोने में ये तो करना ही पड़ेगा ना कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये पहल जो है इसमें संजीदगी नहीं है, इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, सिर्फ आई वॉश है। अगर संजीदगी होती, कितनी बार जम्मू सरकार हमारे लोगों से मिली अभी तक, कितनी बारी वो हमारे समुदाय के लोगों से मिली और पूछा उनसे कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, किन किन की हत्याएं हुई हैं। आप ये मुझे बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं के व्यक्ति वो खुद बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं टिकालाल टप्लू की हत्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ललकार रैली जम्मू में जब पहली बार मोदी जी बोलते हैं उस समय भी वो उनका नाम लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, उसका क्या मतलब? क्या अभी तक उन्होंने अपने ही साथी जिनके बारे में सब पार्टी वाले बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद अगर किसी ने शहादत दी जम्मू कश्मीर में वो टिकालाल टप्लू जी ने दी है, लेकिन जब उनका ही कुछ केस नहीं हो रहा। मैंने कई बार पत्र लिखे कि भैया इनकी एफआईआर नहीं है, इनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता हूं। यही हाल सारे कश्मीरी समुदाय का है। कई लोग तो ऐसे जो गुमनाम है, जिनके परिवारों में उनकी लोगों की हत्या कर दी, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। नीलकंठ गंजू जी, टिकालाल टप्लू जी, प्रेमी जी, या ऐसे कई व्यक्ति जो हैं हमारे समाज के 40 या 50 लोगों के बारे में मालूम है, लेकिन जो 1500 लोग बाकी मारे गए हैं उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन टप्लू जी, ये भी तो हो सकता है कि कोई एक पहल है, एक कदम आगे बढ़ा है, हो सकता है कि इसमें तेजी आए, फिर और कदम उठें, और ऐसे केसेस जो बहुत सारे पेंडिंग है, जिसके बारे में आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं या ऐसे समुदाय मांग करता रहा है कि ऐसे सारे केसेस खुलने चाहिए, कौन उसका गुनहगार कौन था, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये नहीं लगता इसमें जरा भी मतलब गुंजाइश है, जरा भी उम्मीद नहीं है कि ये मामला आखिर आगे बढ़ता है और जो इसके बाद जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उनको सजा होती है, तो ऐसे कई मामलों के लिए रास्ता खुल जाएगा? नहीं, वो बात आपकी सही है। देखिए, कश्मीरी पंडित समाज को अगर उम्मीद है, वो जो आज की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्हीं से उम्मीद है और किसी सरकार से हमें उम्मीदें नहीं है। हम आज भी अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, कृपया करके अब आप सामने आइए। हम समझते हैं कि आप बिजी थे, वहां पे आर्टिकल 370 के लिए लड़ रहे थे, शांति बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में बिजी थे, वो हो चुका है, उसकी हम सराहना हमेशा करते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, जैसे आज गंजू साहब का केस खुल गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सीरियसली सरकार सोचे, इसको सीरियसली सरकार देखे, और अब जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद जगाई है भारत सरकार ने, उसका भी हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। न्यूज़ 18 JKLH के साथ आपने बातचीत की, अपने विचार अपने साझा किए। तो ये है मामला कुल मिलाकर। हमारे साथ जुड़े हुए थे आशुतोष टप्लू जी, जो उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ये कदम अच्छा है, और अगर ये कारगर होता है तो ऐसे कई और मामले हैं, कई और केसेस हैं जिनमें भी इंसाफ की उम्मीद बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर हम एक 1989 में कश्मीर में जिनकी हत्या की गई, नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिकालाल टप्लू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि किन लोगों ने साजिश लगातार की, और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए, जो जांच के बाद पता लगेगा। देखिए, ये जो आज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जस्टिस नीलकंठ गंजू के बारे में पब्लिक को ये बोला है कि आप उस मर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दे दीजिए
एक वेलकम स्टेप है। मैं मानता हूँ कि ये जो 33 साल 34 साल पहले जो उनका मर्डर हुआ था, खुलेआम उनको गोली मारी गई थी, तो एक वेलकम स्टेप है ये कि जो भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, ख़ास तौर पर जो हमारे टॉप कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ एक्टिविस्ट्स थे, लीडर्स थे, चाहे हमारी माताएं थी या बहनें थी, तो अगर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसे मर्डरों को, जो कत्ले आम हुआ था उस समय में हमारे लीडरों का, आम जनता का, इसको अगर इन्वेस्टिगेशन पे शुरू करती है तो एक वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूँ कि आगे जितने भी ऐसे बहुत सारे इतनी क्लींसिंग जो हुई थी उस पर भी अगर ये एक उस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते तो बहुत अच्छा होता। मैं मानता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है और लोगों को साथ देना चाहिए। मैं मुसलमान भाई जो कश्मीर में हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसे हादसात से रिलेटेड, ऐसे मर्डरों से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करें जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर इसलिए गोली मार दी गई कि उन्होंने एक जज होते हुए एक आतंकवादी को सजा दी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और खासकर यासीन मलिक के कहने पर उनकी हत्या करी गई। 33 साल से एक जज न्याय का इंतजार करते रहे। आखिरकार स्टेट प्रशासन ने फैसला कर ही लिया है कि इस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सुपर्द किया जाए। एक सराहनीय कदम है, एक वेलकम स्टेप है, मगर साथ साथ उम्मीद करूंगा कि सिर्फ जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस ही नहीं, अनगिनत कश्मीरी पंडितों का केस जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके साथ और भी दर्दनाक हादसे हुए हैं, उन सब केसेस को रीओपन किया जाएगा, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाएगा, एक एसआईटी फॉर्म करी जाएगी और विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म और विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं विशाल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर एक बड़ी खबर है। सीएम सुक्खू आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे। यहां वो चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे। वो 9 अगस्त को रामपुर के ननखड़ी का भी दौरा करेंगे। उनका कोटगढ़, नारकंडा और कमरासैन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम 9 अगस्त के शाम को शिमला लौटेंगे। और इस वक्त राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, हमें ये जरा बताएं कि सीएम का जो आज ऊपरी शिमला का जो दौरा है वो कब शुरू होने वाला है और इस दौरे में मुख्यतः किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रहेगा? जी विशाल, करीब 11 बजे मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां से रवाना होंगे और 11:20 के आसपास मुख्यमंत्री का चौपाल पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां चौपाल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे। वहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। काफ़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित होने की खबर है, तो ऐसे में लोगों की क्या दिक्कतें वहां रही हैं उन सब दिक्कतों को सुनेंगे और कहां क्योंकि एप्पल सीज़न पीक पर है, तो ऐसे में जो सड़कें कहां बहुत आवश्यक है जिनको खोलना है प्रायोरिटी बेसिस पे, उनका वो जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इस दौरान जो लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे या शिकायतें आएंगी उनको अधिकारियों को सॉल्व करने को कहेंगे। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज के मुख्यमंत्री के इस दौरे से चौपाल वासियों को जो खासकर एप्पल सीजन को देखते हुए दिक्कतें आ रही हैं मॉनसून के कारण, उनका शायद समाधान हो सके। और सड़कें क्योंकि बड़ी संख्या में बंद हैं तो उनको खोलने की भी अब हो सकता है मुख्यमंत्री आदेश दें प्रायोरिटी बेसिस पे। उसके बाद मुख्यमंत्री रामपुर जाएंगे और वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जुब्बल कोटखाई भी मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। रोहड़ू
रोहडू में मुख्यमंत्री का विश्राम का कार्यक्रम है। तो तमाम हम कह सकते हैं। इसके बाद फिर कल आते आते नारकंडा होते हुए मुख्यमंत्री आएंगे और क्यारी में जहां पर नुकसान हुआ है, बादल फटा है, वहां पर भी स्थिति का आकलन करेंगे। तो तमाम हम कह सकते हैं ऊपरी क्षेत्र, पूरे शिमला का सेब बहुल जो क्षेत्र है उसका दौरा मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। और कल, अब तो आज 11 बजे से ये दौरा शुरू होगा और कल शाम तक ये दौरा चलने वाला है। तो तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री सुनने वाले हैं और समाधान करने की भी उम्मीद है, जिस प्रकार एप्पल सीजन जोरों पर है। अब हालात प्रदेश में इस प्रकार से हैं कि करीब अब 200 से अधिक 201 सड़कें अभी तक बंद हैं, 2 नेशनल हाईवे बंद हैं। इसके अलावा 30 से अधिक पेयजल योजनाएं बंद हैं, 30 से अधिक सिंचाई की योजनाएं बंद हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर 30 से अधिक बंद हैं। तो अब हालात अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले एक दो दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत कम होने वाली है या नहीं होगी। तो ऐसे में ये जो 2 से 3 दिन प्रदेशवासियों को मिलेंगे और सरकार को मिलेंगे, प्रशासन को, तो इनमें राहत और बचाव कार्य तेजी से चल सकता है। इसी बीच जो मंडी से मनाली वाला नेशनल हाईवे है वो भी 6 मील के पास बंद था, वो अभी कुछ देर पहले खुल गया है। लेकिन लगातार ये सड़क बंद हो रही है, खुल रही है। यही हालात प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में है। तो ऐसे में लगातार शिकायतें आ रही थी और हिमाचल प्रदेश में एप्पल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत से लोगों का रोजगार सीधा से बागवानी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री और विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि एप्पल सीजन जो बिल्कुल पीक पर है और मुख्यमंत्री अभी तक जायजा लेने तक नहीं गए हैं। हालांकि एक टीम बनाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री है उनकी अध्यक्षता में वो टीम गई थी। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे, स्थानीय विधायक उनके साथ मौजूद रहे और पूरे से बहुल क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया और रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट की। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक जिला स्तर पर इस टीम के द्वारा भी की गई है। वो टीम भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उस हिसाब से क्या डेवलपमेंट अभी तक की गई है उसका आकलन भी मुख्यमंत्री करेंगे और अधिकारियों के साथ चौपाल में भी बैठक करने वाले हैं, रामपुर में भी बैठक करने वाले हैं, रोहडू में भी बैठक करने वाले हैं। तो तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और जो दिक्कतें एप्पल सीजन को लेकर आ रही हैं, खासकर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास जरूर रहेगा। इस जो दौरे का हम अगर सार समझे तो यही रहेगा कि एप्पल सीजन के दौरान जो लोगों को दिक्कतें हैं मानसून को लेकर, मानसून से संबंधित, उनको मुख्यमंत्री दूर कर सकते हैं। और प्रायोरिटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन कौन सी मुख्य सड़कें हैं जहां से एप्पल थ्रू होगा, सब्जी मंडी तक, फल मंडी तक पहुंचेगा, या फिर प्रदेश से बाहर के लिए ले जाना हो तो फिर क्या विकल्प रहेंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बागवानों के साथ डिस्कस भी मुख्यमंत्री विशाल करने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सुक्खू का यह काफी अहम दौरा होने जा रहा है। ऊपरी शिमला में किस तरह की तबाही आई, खासतौर से बाढ़ और बारिश के दौरान, उसका आकलन वो खुद करना चाहते हैं। 2 दिनों तक की ऊपरी शिमला में रहेंगे और कई ऐसे इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर खासतौर से जो बागवानों को दिक्कतें पेश आ रही हैं या जो लिंक रोड्स हैं उनके टूटने से या जो सड़क संपर्क और ज़्यादा बाधित हो उसको टूटने से। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऊपरी शिमला के इस दौरे से उस क्षेत्र के लोगों को राहत जरूर मिलेगी बहुत जल्द, चूंकि सीएम खुद इसका दौरा करेंगे, आकलन करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर जल्द से जल्द इसकी जो कार्य योजना है आगे उस पर तेजी लाई जाएगी। और जैसा कि हमने आपको खबरों में पहले बताया कि आज से फिर समाअत शुरू हो रही है 370 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में, और आज की जो समाअत है वो आज की हियरिंग वो शुरू हो चुकी है। आपको हम सीधे लिए चलते हैं और ये देखिए कोर्ट रूम यहाँ पर समाअत हो रही है और कपिल सिब्बल आपको नजर आ रहे हैं। 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर समाअत कर रही है। I'm sorry, Lordship has it. Mr. Sibbal? Well, it is combined with the earlier submissions. So now these are now the updated submissions. That's right. So we don't look at the earlier submissions. There is no other. It's a running page now, Matlab.
है वो आज फिर 5 जजों की बेंच के सामने अपनी दलीलें रखेंगे, चूंकि उनकी दलीलें अभी रह गई थी पिछली समाअत के दौरान। तो आज ऐसी आशा है कि वो अपनी दलीलें पूरी कर देंगे। तो ये इस वक्त जो कोर्ट में हियरिंग शुरू हो चुकी है उस वक्त की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल 370 जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त 2019 में धारा 370 को जो निरस्त किया गया था जम्मू कश्मीर में, और उसको निरस्त किए जाने के बाद फिर वो जो राज्य का दर्जा था वो ख़त्म हुआ, फिर उसे यूटी बनाया गया। तो 370 को हटाए जाने के तरीक़ेकार को चैलेंज करते हुए एक नहीं कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और उन अर्जियों के तकरीबन दिए जाने के तकरीबन 4 सालों के बाद ये समाअत शुरू हुई है। और 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक पीठ है, वो इसकी समाअत कर रही है। चूंकि दलील यही दी गई थी, अर्जी गुजारों ने यही बात रखी थी कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया 370 के ख़त्म किए जाने को लेकर, तो वो तरीक़ा जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं था, या यूँ कह लें कि आइन के जो है बिल्कुल मुताबिक नहीं था, और ये गैर आइनी तरीके पर इसे हटाया गया। इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। Our concern is this: if we allow these submissions, each one of the other council on your side and on the other side will do this, give us. So at the end of it, we will have about 15 or 16 additional submissions. And I can just tell you, we were just discussing, and this is not a secret. When it comes to writing a judgment, for instance, we are in the midst of, now seeing which way what to decide in the same-sex marriage equality which was argued. With the additional submissions in rejoinder, sur-rejoinder, when you actually sit down to open a matter for judgment, it becomes just impossible for so many no doubt about it. Well, we had clearly put it down that we will not accept submissions beyond a particular date. It will be violation of Article 14 if we permit you to do it and not permit the others to. All right, Malad, I'll make oral submissions on that. We have marked those submissions. See, the problem is we've also marked those submissions which we made earlier. I appreciate. Now consolidation. Let us go by that submission which was earlier. But most of them would be an elaboration of what you have argued. You can tell us orally what those nuances we can tell. We've been taking notes where we have put questions. We have come up with some answers. We've also been taking notes. Let me, Malad, not waste your Lordship's time on it. Yeah. Malad, I'm telling your Lordships what has happened. Number one, Malad, there are some speeches made in the J&K Constituent Assembly which were not part of the original. So I wanted to just cite those, Malad. That's part of it. No, but even those, now have to be part of the documents compilation which is frozen, which so much of research by 20 lawyers, I'm sure nobody would have missed those. It's there, Malad. It's there. It's in the document. But then refer to it in the document, no difficulty. Well, the record is frozen as when we began the hearing. Very well. The documents you can show us, certainly no difficulty. Well. It doesn't matter. I'll show the documents. Yes. Whatever they are. Whatever documents are on the record, there's no difficulty. We'll see those. Somebody would have filed them. Yes, we filed them. Volume 8, Malad. Yes. Yeah. That with volume 7. PDF page 102, volume 7, Malad. But where is the speech? Whose speech? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 J के एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।